I think the thing is that this is also my first one. I'm doing it with you. That's it. All the best to Yeah. you. Yeah. Thank you so much and all the very best to you as well. लेकिन लाइफ में 2-3 क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ पे इट्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस. Uh-huh. I loved all those questions. मुझे आंसर्स सब पता है, लेकिन होता ना आई डोंट वांट, मतलब थोड़ा रहता ही है. I kept those paper in front of me, so when you wanna ask me. So, hello everyone. I'm your host Vandana Sami, and welcome to the enlightening episode of Naukriya Guftagu, where we delve into topics at the touch of our hearts and that transform our lives. So, I'm Vandana, your host, and today we are exploring a deeply personal and a powerful project that is the inner child healing. And this is a journey, acceptance, and the profound change. To guide us through this, and we have us, Miss Priyanka, a renowned expert in the psychology and the emotional healing. So, welcome, Miss Priyanka. First of all, thank you so much for inviting me for this podcast, So, please, giving me this opportunity to share my knowledge with everyone. And before starting, I would like to introduce myself. I'm Priyanka Sharma. I'm a life coach, inner child healer, and a tarot reader. And I'm on a mission कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ, उन्हें गाइड कर सकूँ, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच सके. क्योंकि मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि everyone deserve the best in their life. So this is mine. so it's like so. All right, thank you. And okay, so let's jump into the questions and the answers for corporate. So here it is your first question. So the thing is like before starting a project or before starting a subject that is the inner thing. So what does the term inner mean to you personally, and when did you first become aware of it? Yeah, actually, when it comes to inner child, it's about your inner self. जो आपका इनर वर्जन होता है वो हमारे जो अंदर है, डजेंट मैटर हमारी क्या एज है प्रेजेंट, जो हमारा यंगर वर्जन है हमारे अंदर वो हमेशा यंगर ही रहेगा. तो उसने बचपन में चीजों को कैसे परसीव किया है, बचपन में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन्हें उसने कैसे लिया है, क्या सीखा है उनसे, वो डिसाइड करता है कि एडल्टहुड में जाके हमारा माइंडसेट क्या रहेगा. उस बच्चे का बचपन में बना हुआ माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि एट प्रेजेंट आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे या रेस्पॉन्ड करोगे, या आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका बिलीफ सिस्टम क्या होगा. ये सब उस यंगर सेल्फ के ऊपर, यंगर वर्जन पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बचपन में क्या चीजें एनकाउंटर की. और मुझे इसके बारे में पता चला था कि एज अ मेंशन आई एम अ टैरो रीडर, तो मैं सोशल मीडिया पे स्पेशली यूट्यूब पे टैरो गाइडेंस काफी सुनती हूँ. तो जब मैं लास्ट ईयर जब मैं उसके बारे में सुन रही थी, अपने टैरो गाइडेंस लेती हूँ, तो मैं बहुत बार ऑब्जर्व किया कि बार बार उस टैरो गाइडेंस में ना इनर चाइल्ड वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है कि जस्ट कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड एंड यू नीड इनर चाइल्ड हील योर इनर चाइल्ड लाइक दैट. सो आई गॉट लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार ये है क्या, मैंने कभी ये चीज सुनी नहीं थी इससे पहले. मैंने उसके में सर्च किया, मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि प्रियंका यू शुड लर्न इट. एंड रियली थैंक टू डिवाइन कि मैंने फाइनली उनका सुना, डिवाइन गाइडेंस को सुना और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इनर चाइल्ड सीखनी है एंड आई लर्नड इट. एंड आफ्टर सीखने के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि ये चीज मुझे ही नहीं सबको आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज रियली एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ. Okay, that's very great. So, I also want to know, like, many people struggle, like you are also aware about it, and like many people struggle with the feelings of shame and then from the childhood, right? So, how one can begin to address and heal these deep-seated emotions with themselves? एक्चुअली सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि शेम और गिल्ट एक्चुअली आ कहाँ से रहा. अगर एट प्रेजेंट में किसी को शेम और गिल्ट का इश्यू, तो अगर हम उसके बचपन में जाकर चेक करें तो वो जो शेम है उस बच्चे को तब आ रही है जब उसके क्लोज वंस, स्पेशली पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स या रिलेटिव्स हो गए, उन्होंने उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, उसका बहुत मजाक उड़ाया, तो वो शेम वहां से आ रही है. गिल्टी जो है वो वहां से आ रही है जब उस बच्चे को बहुत ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस कराया गया ना, कि हर चीज के लिए उस पर ब्लेम डाला गया कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से. तो एट प्रेजेंट उसमें ये चीज बहुत ज्यादा है. तो ये बचपन से आ रही है, एक दिन में किसी में शेम और गिल्ट नहीं आ जाता. नाउ स्विचिंग टू योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसे कैसे एड्रेस किया जाए, इसे कैसे हैंडल किया जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ना सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए.
जैसे पता होने में और अवेयरनेस में काफी फर्क होता है। अगर मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझाऊं, तो जो स्मोक करता है उसे भी पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो उसे छोड़ता तो नहीं है, राइट। लेकिन अवेयरनेस जब आती है उसी पर्सन में कि नहीं, अगर मैं इसे कंटिन्यू करूंगा तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, आई नीड टू टेक स्टेप्स, मेरी फैमिली सफर कर रही है, दैट इज अवेयरनेस, एंड दैट पर्सन टेक एक्शन। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। कि नहीं, मैंने आज डिसीजन लिया कि मुझे इसे छोड़ना है, मतलब आई शुड स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, मुझे छोड़ना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यू लुक फॉरवर्ड। तो वो चीज है कि सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए। पता सबको होता है कि सब में क्या क्या कमी है, एवरीवन नोज दिस शैडो साइड वेरी वेल, बट सबसे पहले आपको उसको एड्रेस करके आपको समझने की जरूरत है कि मुझे एक्शन क्या लेनी है इसके ऊपर, राइट। जब आप इसको समझते हो कि भाई ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, आप उसको आगे लेकर जाते हो, तो फिर आपको अपने साथ क्या होगा, यू नीड टू सिट डाउन विद योरसेल्फ, और आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने बचपन से कुछ क्वेश्चंस पूछकर। आप एक पेपर पेन लीजिए और अपने साथ अकेले बैठिए, आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, और अपने से कुछ सवाल करिए कि आज अगर मुझे ये शेम और गिल्ट है तो ये एक्चुअली में आ कहां से रहा है, पहली बार मुझे किसने शेम फील करवाया था, बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि मुझे शेम फील कराया गया। लाइक छोटे बच्चे होते हैं, उसने मतलब पूरे कपड़े नहीं पहने थे तो किसी ने पप्पी शेम बोल दिया, उस पर कुछ बोल दिया जहां से उससे बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई है कि वो अपनी बॉडी को लेके हमेशा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने पूछने पड़ेंगे कि गिल्ट आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, और जब आप लिखते हैं ना, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें आ कहाँ से। So, like, I also want to know, like, do you have any like example, or there is, do you have any experience? Are you already experienced with the same thing or something like that? Like due to shame and guilt? या जब मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की जर्नी स्टार्ट करी तब एवरीडे वाज लाइक अ ब्रेक। इतने सारे थे, बट हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन स्पेसिफिक वन जो मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे पता पड़ा था, इट वाज लाइक अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर मी एंड इट चेंज्ड माय लाइफ ड्रास्टिकली। मतलब रियली आई कैन सी द डिफरेंस इन मी अ लॉट। कि मुझे ऐसा लगता था कि एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व करी वो था गुड चाइल्ड सिंड्रोम। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस वर्ड्स, गुड चाइल्ड सिंड्रोम। और जब तक मुझे इसके बारे में पता चला था, उससे पहले आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ। मैं अपने बच्चों को भी बोलती थी, सी मैं तो कितनी अच्छी ओबीडिएंट बच्ची रही हूँ ना, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ट्रबल नहीं किया, ये मेरा माइंडसेट था। आई यूज्ड टू टेक इट एज अ प्राइड कि वाओ कितनी अच्छी बात है ना, मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ट्रबल नहीं किया, किसी चीज की कोई डिमांड ही नहीं करती। बट जब मैंने अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग प्रोसेस शुरू करी तो मुझे पता पड़ा कि इसमें कोई खुश होने वाली चीज नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस करे। तो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू शेयर कि ये गुड चाइल्ड सिंड्रोम क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ कभी रही नहीं, मतलब बचपन में फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज मैं अपने अंकल के पास रही, बिकॉज माय फादर वाज पोस्टेड इन विलेज। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपनी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से करूं, सो आई स्टेड विद माय अंकल। तो जब भी मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते थे कि बेटा बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए या दिवाली पे कोई नई ड्रेस चाहिए, आई ऑलवेज हैव वन स्पेसिफिक लाइन, अरे बस आपका आशीर्वाद ही काफी है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल कि किसी की कोई ख्वाहिश ही ना हो। और एक बच्चे के लिए तो क्या होती है, लिमिटेड चीजें होती है, टॉयज होंगे या फिर ड्रेसेस होंगी। आई टू हैड दैट, लेकिन मैंने उन्हें सप्रेस करके रखा, उनसे शेयर ही नहीं किया। एंड आई हैड दिस थॉट कि क्यों परेशान करना, लेट इट भी, रहने देते हैं। अब पता उसकी वजह से होता क्या है, अगर ये ऊपर से सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जिस पेरेंट के बच्चे ऐसे होंगे ना, they will be very happy, wow, दूसरों को भी बोलते हैं, I'm so proud, my child is so obedient ना, इतना mature है इनका। But being very frank, बच्चे को हमेशा अपनी एज के हिसाब से बिहेव करती है, ओवर मैच्योरिटी अच्छी नहीं होती है। अब मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव बताती हूँ आपको, जो अच्छा नहीं है, जो दूसरी साइड है। बच्चा अपने इमोशंस अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा है, राइट? तो वो रिलेशनशिप कैसा होगा जहाँ पर एक जना अपने इमोशंस को छुपा रहा है? ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, क्योंकि बच्चे को सप्रेस करने की आदत पड़ गई है इमोशंस को। तो वो आगे चलकर क्या होगा, उससे आदत पड़ेगी सप्रेस करने की, तो वो हमेशा है ना, मतलब लोग उसको है ना दबाकर ही चलेंगे, वो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे चुप रहने की आदत पड़ गई है, इमोशंस नहीं बताने की आदत पड़ गई। एक तो उसके रिलेशनशिप कभी भी पेरेंट्स से स्ट्रांग नहीं बनेंगे, क्योंकि उसे हर चीज छुपाने की आदत है। दूसरा, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कॉम्प्रोमाइज करने की आदत पड़ जाती है। जिससे वो अच्छा कह रहे होता है वो कॉम्प्रोमाइज, और उसकी वजह से क्या होता है ना, एडल्टहुड में जाकर वो बच्चा आगे जाकर क्या होता है ना, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है या फिर ऐसे सिचुएशन अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में जहाँ पर उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और लोग उसे महसूस कराएंगे कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट।
एंड द थिंग वाज दैट कि ये तीनों चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है। और चेंज जो आया है, व्हिच यू आस्क्ड कि क्या चेंज आया, वाज दैट आई स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड फॉर माय सेल्फ। और कॉम्प्रोमाइज करना बुरा नहीं होता, पर जहाँ वाकई जरूरत है वहां करना इज गुड। हर छोटी छोटी जगह पर कॉम्प्रोमाइज करना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो दैट इज नॉट अ गुड चॉइस टू टेक। आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच आई फील कि कॉम्प्रोमाइज करना मैंने छोड़ दिया, अपने लिए स्टैंड लेना मैंने शुरू किया। कि मेरी ना बाउंड्रीज बहुत वीक थी क्योंकि मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की आदत पड़ी। तो एज अ सेड मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ही नहीं आता, तो मैंने उसकी वजह से बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। और देन आई स्टार्टेड कि नहीं, अभी बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। नाउ आई हैव टू टेक, जहां मुझे ना बोलना है विदाउट फीलिंग एनी गिल्टी, आई से नो। इफ आई कांट डू दैट, आई सिंपली से नो। क्योंकि लोग नो बोलने में भी गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं। So now there's no more guilty. I take stand for myself, and you won't believe, हमें लगता है ऐसा कि लोग बुरा मानेंगे, but trust me, लोग हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जब हम अपनी रिस्पेक्ट। Exactly. Like people should start saying no. Like you shouldn't say always yes. But if you really feel that you do not want to do this thing, then you should say no. And I think that's like you just had mentioned, then people start expecting the other person if somebody is saying no. Yeah. Yeah. So like my third question will be like, can you please significant breakthrough that you have experienced during your inner child healing journey and what changed you after that? I think that's the same question like I just have asked you about the second question. So could you also share some of the other experience, like if you have experienced something else apart from the past one? What the other thing experience was like कि बहुत सी चीजें मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में कि हमारा बचपन इम्पैक्ट करता है हमारे प्रेजेंट। तो हमारा जो एडल्टहुड है उसको इतना इम्पैक्ट करता है। तो आई वाज स्टेड विद माय अंकल, राइट? तो मुझे एक और चीज जो ब्रेक थ्रू मेरे लिए जो था वो ये था कि फादर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दैट बिकॉज आई वाज बोर्न इन कोलकाता एंड आई बेसिकली बिलोंग्स टू राजस्थान। तो जब मैं हुई थी तो मेरी मम्मा अपने पेरेंट्स के पास थी, तो काफी लंबा टाइम में होने के बाद वहां रही। तो मेरा जो फादर के साथ फिजिकल कोई कनेक्शन ही नहीं था उस टाइम। और उसके कुछ साल, मैं कुछ 2-3 साल अपने पेरेंट्स के साथ रही। अगेन आई मीन शिफ्टेड विद माय अंकल, मतलब मैं अपने अंकल के पास रहने चली गई। तो उसका मुझे बाद में इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू पता चला कि जो बच्चे की लाइफ में उनकी फादर की फिजिकल अपीयरेंस कम होती है ना, वो क्या एक्सपीरियंस करता है ना, उनमें ना सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत होते हैं। क्योंकि फादर फिगर मींस टू मेक यू फील सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज फादर गिव्स यू दिस अथॉरिटी, और उनमें अथॉरिटी भी आपको फादर फिगर से ही मिलती है। तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी कि मैं हमेशा, मुझे डर क्यों लगा रहता है, किस चीज का डर है? एवरीथिंग आई हैव, डरने के लिए कुछ भी नहीं है, बट आई ऑलवेज हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग माय लव्ड वंस, किसी को कुछ हो जाएगा, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग सेफ विद इट, बिकॉज फादर फिगर वाज मिसिंग एट दैट। क्योंकि मैं अपने फादर के साथ रही नहीं हूँ, तो मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग में आके समझ में आया कि मैं अपने आप में बहुत ज्यादा ना गिल्टी कॉन्शियस होती थी कि यार मैं इतना गंदा कैसे सोच सकती हूँ कि मेरे किसी अपने को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा। बट देन आई केम इनटू दिस, एंड तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि माय फादर फिगर प्रेजेंस वाज मिसिंग। ही वाज देयर बट फिजिकली ही वाज नॉट देयर विद मी, राइट? जब मैं हुई तब मेरे फादर उस टाइम नहीं थे। क्योंकि अगर मैं इतने साल पीछे जाके बात करूँ तो ये जो आजकल इतना कन्वीनियंट हो गया है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो पहले नहीं था। कि आज मेरा मन किया मैं फट से ट्रेन या बस में बैठ गई और पहुंच गई वहां पर। इट वाज नॉट लाइक दैट अर्लियर। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम देयर एंड स्टे देयर। तो उस वजह से ही वाज नॉट देयर व्हेन आई वाज बोर्न। उसके बाद फिर मैं अपने अंकल के पास पढ़ने चली गई। तो पूरा बचपन फादर के बिना ही रहा है। हार्डली 2-3 इयर्स आई स्पेंट विद हिम। उसकी वजह से अथॉरिटी, मतलब खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आता, अपनी खुद की सेल्फ वॉइस ही नहीं होती। तो वो मुझे इसमें आगे पता चला। देन आई स्टार्टेड हीलिंग माय सेल्फ एंड आई केम आउट ब्यूटीफुल, आई कैन से दिस नाउ। So so how does reconnecting with your inner child affect your ability to love and forgive yourself? तो होता क्या है ना, जब आप खुद को जानना शुरू करते हो, जैसे हम है ना ब्लेम गेम से बाहर आते हैं। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है कि हम खुद को बहुत ब्लेम करते हैं। अरे मैंने ना, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं तो बेकार हूँ, देखो दूसरा इंसान कितना अच्छे से बोल रहा है। हम किसी न किसी चीज के लिए ना खुद से नाराज भी होते हैं कि अरे मैंने ऐसे कैसे गुस्से में उसको बोल दिया, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया। पर जब आपको ना इनर चाइल्ड हीलिंग में आने के बाद जब आपको पता चलता है कि इसका रूट कॉज
क्या है, अगर आप गुस्सा करना आपका नेचर है तो ये आप बाय बर्थ पैदा नहीं हुए उसको लेकर, वो आपको कहाँ से आ रहा है। जब आपको उसको रूट कॉज पता चलता है कि आप है ना नेगेटिव सेल्फ टॉक क्यों करते हो, आपको जब उन सब चीजों के जब रीजन पता चलते हैं ना, देन यू स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ लाइटली, मतलब थोड़ा आप लाइट फील करते हो कि भाई आप इसके पीछे नहीं हो, इसके पीछे कोई और कारण है, ये आपका एक्चुअल नेचर नहीं है। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फॉरगिव योरसेल्फ, आप अपने आप को इजीली माफ कर पाते हो। और जहाँ फॉरगिवनेस होती है ना, वहाँ लव ऑटोमेटिकली आता ही आता है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ICH इज दैट इज इनर चाइल्ड हीलिंग इज दैट कि सेल्फ लव एक्चुअल में डेवलप होता है। ये जो सो कॉल्ड सेल्फ लव हम आज के टाइम में सुनते हैं ना, एक्चुअल में वो सेल्फ लव नहीं है, इट्स ना एक्सटीरियर। मैं मना नहीं करती कि वो नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए अप टू सम एक्सटेंट। ऑन टेम्पररी बेसिस वो हमें काफी हेल्प करता है कि मैंने अलोन टाइम स्पेंड कर लिया, बुक रीड कर ली, मैं सलून चली गई, दैट इज गुड, बट इन डेप्थ दैट इज नॉट अ सेल्फ लव। सेल्फ लव होता है कि खुद को एक्सेप्ट करना एज हु यू आर एक्चुअली। जब आती है ना, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझ में ये खामियां है, बट द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट आपको पता चलता है कि आपकी जो शैडो साइड है उसका ओरिजिन कहाँ है, आपके बचपन में छुपा हुआ है, और फिर आप अपने आप को फॉरगिव इजीली कर पाते हो। ब्लेम गेम खत्म हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप अपने आप को बिल्कुल ब्लेम नहीं करते हो। तो जब आप ब्लेम गेम और नेगेटिव सेल्फ टॉक खत्म हो जाती है ना, तो इस चीज से बाहर आना बहुत इजी हो जाता है, इट्स वेरी इजी। और देन यू स्टार्ट, देन एक्चुअल सेल्फ लव वहां से शुरू होता है। So, inner child healing has gained popularity recently, right? And especially on the social media. So, why do you think so that like this practice is resonating with so many people today? एक्चुअली क्या है, ये अभी और पॉपुलैरिटी मिलने वाली है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। एंड आई ट्रू बिलीव कि सबको पता होना चाहिए। इवन आई टू स्ट्रांगली बिलीव कि कॉलेजेस में शुरू हो जाना चाहिए, शुड बी अ सब्जेक्ट। तो लाइफ कितनी इजी हो जाएगी कि हमें कितनी चीजें हम ऐसी पढ़ते हैं जो लाइफ में हमारे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो हमारे काम भी नहीं आती, और ये चीज तो ऐसी है जो वाकई काम आती है। अभी तक जो हमारा पॉडकास्ट इतना चला है, आई कैन अश्योर यू कि लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं, उनको खुद को भी लग रहा होगा कि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वाकई हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हम इस आजकल के टाइम में लोग इसलिए इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रॉमा सबकी लाइफ में होते हैं। टेल मी वन पर्सन जिसकी लाइफ में कोई इशू ही नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हैं, और ये बहुत बड़ा मिथ है कि किसी को लगता है कि नहीं मेरा बचपन तो बहुत अच्छा रहा, मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल झूठ है ये एक्चुअली। कि बस फर्क इतना होता है कि किसी की लाइफ में ज्यादा ट्रॉमाज होंगे, किसी की में कम होंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा ही नहीं। अगर कोई ये क्लेम करता है कि यार मेरा बचपन तो परफेक्ट था, then I have two reasons to to tell them to ask themselves two questions. कि पहला है कि how come you know everything was perfect, क्योंकि scientifically it's proven कि आपका बचपन 20 to 30% से ज्यादा याद नहीं है। तो आपको कैसे पता कि बाकी के 70% का क्या रिकॉर्ड है, ठीक है। और दूसरा मैं एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे दो बच्चे हैं एक फैमिली में। पेरेंट्स बहुत अच्छी पेरेंटिंग दे रहे हैं, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई उन्हें किसी तरह का कोई प्रेशराइज नहीं है बच्चों के ऊपर, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर अगर हम दो एग्जांपल इसी सेम सिचुएशन में लेते हैं कि जो बड़ा बच्चा है और उसका जब छोटा भाई बहन आता है, पेरेंट्स दोनों बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चों मतलब पेरेंट्स के लिए बच्चे इट्स लाइक टू आईज। यू कांट टेल देम कि भाई मेरे को मेरी लेफ्ट आई ज्यादा प्यारी है राइट आई से, या राइट आई ज्यादा प्यारी है लेफ्ट आई से, ऐसा नहीं होता। पर बच्चे को क्या फील हो रहा है कि जब से ये छोटा बेबी घर में आया मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, मुझे वैल्यू नहीं मिल रही। जो पेरेंट्स मेरे आगे पीछे भागते रहते थे वो अब सारा फोकस इसको देते हैं, जबकि पेरेंट्स के मन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। अगर हम इसे समझे कि एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो छोटे बच्चे को ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं, इट्स ऑब्वियस टू नो कि बच्चा जितना छोटा होगा उसको उतनी ज्यादा केयर की जरूरत है। एक मंथ ओल्ड जो इन्फेंट है उसको ज्यादा केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए कंपेयर टू अ चाइल्ड हु इज 7 और 10 इयर्स ओल्ड, राइट। अगर हम इसको स्विच करके भी देखते हैं कि छोटा बच्चा है और एक बड़ा उसका जो सिबलिंग है, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि पेरेंट्स उसको कंपेयर कर रहे हैं मजाक में, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, पर छोटा बच्चा थोड़ा नॉटी है, उसने कुछ हरकत करी तो पेरेंट्स उसको डांटते हुए ऐसा बोलते हैं कि सीखो अपने बड़े भाई बहन से, वो तो ऐसे बिहेव नहीं करते, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, सीखो इनसे कैसे पढ़ रहे हो, यू कैन लर्न फ्रॉम देम, राइट। अब पेरेंट्स की कोई इंटेंशन नहीं है कुछ खराब बोलने की, लेकिन बच्चा कैसे परसीव कर रहा है, वो अपने बड़े भाई बहन से चिढ़ने लग जाता है कि इसकी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ता है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि इससे फर्क नहीं पड़ता आपका बचपन कैसा रहा है, आपके उस यंगर वर्जन ने कैसे परसीव किया है, व्हिच आई मेंशन अर्लियर, कैसे उन चीजों को परसीव अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है, क्या माइंडसेट बनाया है,
दैट कंप्लीटली डिसाइड्स कि आगे जाके आपकी लाइफ में क्या होगा। तो यही बच्चा जो कंपेयर कर रहा है आगे जाके बहुत इश्यूज होंगे उसकी लाइफ में। कंपैरिजन करना वाज लाइक अ नेक्स्ट थिंग, तो कंपैरिजन वाज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। So I have one more question, that is, can you please explain the connection between the inner child and the mental health, and how can this practice contribute to the our well-being? तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग की हमने बात करी, ये आपके ट्रॉमास और ट्रिगर्स के ऊपर काम करता है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ से तो है, क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रॉमास को रिलीज करते हैं। कि अगर मैं ट्रॉमा को ही इंडिविजुअल एक्सप्लेन करूँ तो ट्रॉमा जो होता है वो इंटीरियर चीज होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है। कोई इंसिडेंस हुआ और आपने कोई नेगेटिव इंसिडेंस को आपने कैसे परसीव किया, उसको लेकर आपने क्या माइंडसेट बनाया, वो ट्रॉमा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, कोविड का टाइम था, तो कोविड एक एक्सटर्नल चीज है जो बाहर हो रही है, दुनिया में फैल रही है, सब जगह एक नेगेटिव इंसिडेंस है, उसको हमने परसीव किया कि हमें डर बैठ गया हमारे अंदर, losing our own self, our own health, and losing our loved ones. So this is a trauma. अब ट्रिगर क्या हो सकता है इसी से रिलेटेड, कि जब भी मैं किसी को मास्क में देखूंगी आई गेट ट्रिगर, मुझे घबराहट होने लग जाएगी, अरे इसने मास्क पहन रखा है, चाहे उसने किसी और रीजन से पहना होगा, उसका वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि उसे मास्क लगाना जरूरी होगा, या XYZ उसका पर्सनल रीजन होगा, लेकिन मेरे को जब भी मैं मास्क देखूंगी आई गेट स्केयर्ड। सो दैट इज अ ट्रिगर। ट्रिगर कुड बी एनीथिंग, कि किसी ने सुना बचपन से कि तुम बहुत लंबे हो, तुम बहुत लंबे हो, अब उस बच्चे को लंबे शब्द से ही चिढ़ होगी, आगे जाके कोई उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है ना कि वाओ तुम इतने लंबे हो, इट सूट्स योर पर्सनालिटी, वो बच्चा उस पूरे सेंटेंस को जो बड़ा हो गया उसको सुनने का ही नहीं, उस टोन को भी नहीं सुनने को तैयार, उसका फोकस बस उस पर्टिकुलर वर्ड पर, इसने मुझे लंबा बोला, अब वो बिना सोचे समझे सिर्फ रिएक्ट ही करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाउ डेयर यू कॉल मी दिस, तुमको तकलीफ क्या है मेरे से, मेरी हाइट की वजह से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लाइक दैट। तो ऐसे ही जो ट्रॉमास ट्रिगर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होके मैनिफेस्ट होते हैं कई डिजीजेस के, जितनी भी बीमारियां हैं उनका 95% जो रीजन होता है वो एक्चुअली इमोशनली होता है फिजिकल के कंपैरिजन। तो जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो इन्हीं के ऊपर काम करता है, दैट हेल्प्स यू टू रिलीज योर ट्रॉमास, हेल्प्स यू टू रिलीज योर ट्रिगर्स, एंड इट आल्सो हेल्प्स यू टू रेगुलेट योर इमोशंस। सो इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द मेंटल हेल्थ। क्योंकि फिर उसके बाद जो आपने पूछा कि कैसे आगे हेल्प करता है, तो जब आप इन सब ट्रॉमास को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, तो क्लैरिटी आती है, पीस आता है, और फिर जो भी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हमें ये मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट करना, सक्सेस हो गई, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं पर्सन के, क्योंकि जब आप इन ट्रॉमा से बाहर आते हो तो आपके रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली ही द पर्सन। आई हैव सम क्लाइंट्स जैसे कि हमने तो मेरे बचपन पे काम किया बट मेरे रिलेशनशिप कैसे इतने ब्यूटीफुल, तो दे आर इंटरकनेक्टेड। जब आप ब्यूटीफुली हील होते हो तो आपके अंदर जो भरा है आप वही रिफ्लेक्ट करते हो, राइट। वी ऑलवेज हर्ड दिस वेरी फेमस केस कि जो आउटर वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन आपके इनर वर्ल्ड का है। तो जब आप अंदर से हील हो लो, एक हील वर्जन दूसरे को हील ही करेगा, उसे वुंड नहीं करेगा। So that's how it has a direct connection with the mental. Oh, that's really great. And so, like in your experience, like how does childhood trauma manifest in the adulthood, and how can recognizing this be a catalyst for a healing? जैसे इस चीज को ना मैं दो एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, फिजिकली पेरेंट्स दोनों अवेलेबल हैं, उसकी सारी बेसिक नीड्स पूरी करी है पेरेंट्स ने, अच्छी स्कूल से एजुकेशन मिल रही है, अच्छा घर का एटमॉस्फेयर सब कुछ बहुत अच्छा है, खाना पीना, मतलब ये जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, सब कुछ उसकी फुलफिल हो रही है, उसे कहीं बाहर घूमने जाना है पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, उसे कोई टॉयज चाहिए, सब कुछ उसे मिल रहा है, बट पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल इमोशनली फॉर द चाइल्ड। कि जब उसे चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसे सुने, उसे वैलिडेट करे कि बच्चा अगर स्कूल से आ रहा है कोई प्रॉब्लम लेके कि मम्मा मेरे साथ ये हो गया स्कूल में, मुझे टीचर ने डांटा, तो बजाय मदर उसे सुनने की, इट कुड बी फादर आल्सो, उसे सुनने की कि बेटा एक्चुअल में हुआ क्या था, उसके इमोशंस को वैलिडेट करने की जगह सीधा पेरेंट्स बोल रहे हैं तुमने ये गलती करी थी, टीचर तो कभी गलत होती है, ऐसे थोड़ी कोई टीचर तुम्हें ऐसे डांटे, या XYZ रीजन से बच्चा घर पे आता है कि मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया, पेरेंट्स उसके इमोशंस को वैलिडेट ही नहीं कर रहे, बजाय उसके वो उस पर गुस्सा कर रहे हैं कि है ना तुम है ना क्या फालतू की बातें करते रहते हैं, या उसको मतलब उसके इमोशंस को कम्प्लीटली ना इग्नोर कर दिया गया, उसे ये बल्कि ये बोला गया कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम गलत सोचो, अच्छा सोचो, राइट। अब यही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे पेरेंट्स ने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं सिखाया, बजाय ये बोलने की
पेरेंट्स ऐसा भी बोल सकते थे कि अगर उसने बोला बच्चे ने कि मम्मा पापा स्कूल में टीचर ने मुझे डांटा, तो पेरेंट्स ऐसे भी बोल सकते थे कि अच्छा बेटा हुआ क्या था, अच्छा ऐसा हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड, आप बच्चे हो तो क्या हुआ, क्लास में सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, क्या इतनी जोर से नहीं डांटना चाहिए था, है ना, आपको बता देना चाहिए था पर्सनली, क्लासरूम में मतलब स्टाफ रूम में बुला के आपको बोल सकते थे, इतना डांटने की जरूरत नहीं थी, हाँ ठीक है डांट दिया, अगर आपकी भी गलती थी, नेक्स्ट टाइम बी अवेयर ऑफ दैट, इट्स ओके, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, आपका भी कुछ मन है करने का, यू कैन डू दैट, यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पे आप बच्चे को सिखा रहे हो कि उसके इमोशंस को वैलिडेट करो कि हाँ भाई आप भी इंसान ही हो, बच्चे हो तो क्या हुआ, आपको भी बुरा लग सकता है किसी चीज का, तो फील करो उसे कि कोई डांटेगा तो सबको बुरा लगता है, कौन है ऐसा पर्सन जो चाहता है कि कोई आके उसे डांटे और वो बहुत खुश हो जाए, डांट किसी को अच्छी नहीं लगती। सो द वन साइड पेरेंट्स आर टेलिंग द चाइल्ड कि इट्स ओके, प्रोसेस योर इमोशंस, बुरा लग रहा तो फील करो ना, इसमें क्या बुराई है, दे आर वैलिडेटिंग द चाइल्ड्स इमोशंस, राइट। वहां पर उसको वैलिडेशन नहीं मिला है तो उसने सीखा ही नहीं है बचपन में कि इमोशंस को प्रोसेस कैसे करना है, तो वो खुद से डिस्कनेक्टेड हो गया बच्चा, उसे पता ही नहीं कि खुद से कैसे कनेक्ट होना है। जो बच्चा खुद के इमोशंस को ही नहीं समझ रहा, वो दूसरे के इमोशंस को क्या समझेगा। तो जब कोई दूसरा इंसान उसके सामने आएगा कि भाई मेरे को पता ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके इमोशंस को भी इनवैलिडेट कर देगा, तुम तो फालतू में ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, राइट। ये वो लोग होते हैं जिनको आगे जाके बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप में, और यही वो लोग होते हैं जिन्हें ये टैगलाइन मिलती है कि हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव। इनकी गलती नहीं है इसमें, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, इनको वैलिडेशन ही नहीं मिला, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड यू। सो सम सी हाउ इट्स ब्यूटीफुल इफ यू नो, लाइक आई नो राइट नाउ कि अगर वो इनसेंसिटिव है तो उसके पीछे का रीजन ये है, तो एम्पैथी आ जाती है बजाय उस इंसान को ब्लेम करने कि अच्छा ये इंसान ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे ये रीजन। सो दीज आर द रीजंस कि मतलब आपको इससे पता चलता है। तो पहला एग्जांपल तो मतलब पहला रीजन तो ये हो गया, तो लोग इस पर्सन को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यार ये कितना इनसेंसिटिव है। सेकंड एग्जांपल जो मैं इसमें देना चाहूंगी, आई रियली वांट कि लोगों को पता चले कि हम जानते हैं कि कुछ डेडली डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल रही हैं आज के टाइम में, कैंसर इज वन ऑफ देम। तो लोगों को लगता है कि लाइफस्टाइल है, अप टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद द एक्चुअल द इमोशनल कॉज बिहाइंड दिस इशू, कि जो ये कैंसर है वो क्यों होता है, उसका जो इमोशनल कॉज है वो ये है कि कैंसर मोस्टली उन लोगों को होता है जिनमें सप्रेस्ड एंगर होता है या बिटरनेस होती है टुवर्ड्स द ब्लड रिलेशनशिप एंड द क्लोज वंस। तो ब्लड रिलेशनशिप में पेरेंट्स आते हैं और उनके खुद के बच्चे आ जाते हैं, क्लोज वंस में स्पाउस और इन-लॉज आ जाते हैं। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस सो कॉन्फिडेंटली वंदना, बिकॉज आई हैव सीन, आई नो समवन कि जिनको ये प्रॉब्लम थी एंड दैट पर्सन लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस कैंसर, एंड आई नो दैट पर्सन वेरी पर्सनली। तो मुझे पता है कि दैट पर्सन हैड सीवियर यू नो मतलब बिटरनेस एंड बहुत ज्यादा ना, मतलब ये जो इमोशंस होते हैं ना, मतलब बिटरनेस और सप्रेस्ड एंगर बहुत ज्यादा था उनके अंदर अपने इन-लॉज के लिए। तो दैट पर्सन लेफ्ट द बॉडी एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज कैंसर। तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता। अब आपने बोला कि इससे क्या फायदा होगा, तो क्या होगा जब आपको पहले, जैसे अभी मैंने बताया कि कैंसर इस वजह से हो सकता है, अब ऐसे कई लोग होंगे जो अपने क्लोज वन से या अपने ब्लड रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बिटरनेस हो, उनको लगता है हम बोल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो बोलने के लिए नहीं बोल रहे, यू नीड टू हील योरसेल्फ। सो इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो जब आप इससे बाहर आ जाओगे तो आपको डेडली डिजीज नहीं होगी, राइट। और अगर आप अपने इमोशंस को हील करोगे तो रिलेशनशिप हील होएगा, जहाँ पे मैंने पहला वाला एग्जांपल दिया था कि इन लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ही, जब आपको ये चीज पता होती है कि ये रीजन है, तो ये जो कैटलिस्ट की तरह ये इसलिए हीलिंग काम आती है क्योंकि अगर आपको पता है, तो हमने हमेशा से एक चीज सुनी कि प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन द क्योर। क्यों इतने लंबे प्रोसेस में जाना है, क्यों आपको कैंसर डिजीज लेनी है जब आपको पता है कि अगर आप में बिटरनेस है, व्हाई डोंट यू टेक द मेजर स्टेप्स नाउ ओनली, ताकि आपको इश्यूज ना हो। और जैसे इमोशनली पेरेंट्स अनअवेलेबल थे, उस केस में भी अगर वो पर्सन अपने आप को हील करता है तो उसके रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली हील होंगे और खुद को समझना भी इजी हो जाएगा। आगे जाके उसकी लाइफ में और भी जो मेंटल जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उस पर्सन को जो एडल्ट हो चुका है उसमें नहीं, तो दिस विल बी द बेनिफिट ऑफ दैट। This is very informative. Like I was not aware about this thing, so that is very informative. Also, yeah, what are the some misconceptions about the inner child healing that you would like to address? Actually, there are few which I really want to address. सबसे पहला है कि जो सबसे कॉमन है वो ये है कि
इनर चाइल्ड जो होता है, तो लोग इनर वर्ड को मिस कर देते हैं और चाइल्ड पे उनका फोकस जाता है। तो उनको लगता है कि ये तो बच्चों की थेरेपी है। सो दे कम टू मी एंड आस्क मी कि क्या आप हमारे बच्चों को दोगे थेरेपी, देन टीनेज, तो टीनेज के जो इश्यूज होते हैं वो हो रहे थे ना, कि नहीं, एक्चुअली जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो बच्चों के लिए नहीं है, दैट इज नॉट फॉर द पीपल हु आर बिलो इट। और उसके पीछे बहुत जो लॉजिकल रीजन है उसके पीछे वो ये है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका व्यू पॉइंट इतना मैच्योर नहीं होता कि वो उस चीज को हैंडल कर सके, क्योंकि इसके अंदर हम काफी चीजें पेरेंट्स और जनरेशनल ट्रॉमा की बात करते हैं कि आप में अगर कोई स्पेसिफिक नेचर है, सबसे पहले वो आपके पेरेंट्स से आ रहा है, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम मदर एंड फादर, उनकी साइड से आ रहा है, आपकी सिबलिंग से आ रहा है, टीचर से आ रहा है, आपके रिलेटिव से आ रहा है, आपके परदादा उनकी जनरेशन से भी चला आ रहा है। तो जब हम कम उम्र के बच्चे जो 18 साल से कम, अगर हम उनको ये चीजें बताएंगे ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोसेस इट। दे विल बी लाइक बिहेव लाइक अ रिबेलियस पर्सन, उनको सारा ब्लेम अपने पेरेंट्स पे डाल देंगे कि भाई मैं ऐसा नहीं। पर अगर हम अबव 18 ईयर से बात करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट पूरी तरह से डेवलप है, वो पूरे मैच्योर हो चुके हैं मेंटली, तो उनके लिए इजी होता है समझना कि नहीं भाई मेरे पेरेंट्स से जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेट मी एक्सेप्ट देम एज ह्यूमंस फर्स्ट, पेरेंट्स बाद में हैं उनके, अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी ऐसे रिएक्ट। सो नाउ आई न्यू दैट, एंड वन मोर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग इज दैट इसमें सिर्फ आप खुद हील नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स भी हील होते हैं। इट्स लाइक ऑटोमेटिक कि वो भी पेरेंट्स भी हील होते हैं, साथ ही अपने जनरेशनल ट्रॉमास को भी हील करते हैं। So you will become the chain breaker in your family। कि we have seen one example ना, मेरे ख्याल से सबने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैच स्टिक्स होती है लाइन के बाद, तो एक मैच स्टिक जब जलना शुरू होती है तो कंटिन्यू एक के बाद एक अपने आप जलने लगती है, और एक मैच स्टिक पीछे होते हैं, वो बर्निंग इश्यूज वहीं खत्म हो जाते हैं, तो वो बाकी की नहीं बर्न। तो ट्रॉमा भी पता जनरेशन टू जनरेशन चलता है। जैसे हम सिर्फ अच्छी चीजें अपने बच्चों को नहीं देते हैं, हम अपनी शेडो साइड पे अपने बच्चों को देते हैं। तो जब आपको इतनी अवेयरनेस आती है कि यार इनर चाइल्ड हीलिंग से मैं उस चेन को ब्रेक कर सकती हूँ, तो आप अपने ट्रॉमास अपने बच्चों में पास ऑन होने से रोक देते हो कि नहीं, जो जहां तक मैंने टॉलरेट किया ठीक है, मुझ में आई, लेट मी हील माई सेल्फ एंड कम आउट ऑफ इट। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। दूसरी चीज जो होती है वो लोगों को लगता है कि यार इनर चाइल्ड हीलिंग तो उनके लिए जिनका बचपन बहुत ही ट्रॉमा से गुजरा है, मतलब जिनकी लाइफ में बहुत ट्रॉमास है, मेंटल इश्यूज है ना जिनको, उनके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग है। बट हमने पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि इनर चाइल्ड हीलिंग इज फॉर एवरीवन, इसका कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको ज्यादा ट्रॉमा है उसी के लिए है, ये कंप्लीटली मिसकंसेप्शन है। थर्ड इज दैट कि लोगों को लगता है क्विक फिक्स है, 2-3 सेशन हो गए खत्म। सो टेल मी कि ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग के इश्यूज होते हैं ना, ये तब से शुरू होते हैं जब आपकी मदर ने आपको कंसीव किया होता है। फ्रॉम दैट टिल द एज ऑफ मैक्सिमम इसका इम्पैक्ट 15 साल तक की एज पे होता है, बट हम उसको 18 तक भी ले सकते हैं, बट मेजर होता है द डे व्हेन योर मदर कंसीव्ड यू टिल द एज ऑफ 50। अब इतने लंबे पीरियड का जो ट्रॉमास है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो 2-3 सेशन में खत्म हो जाएगा? एटलीस्ट इट नीड्स 1 month प्रॉपर प्रोसेस एंड गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग टू कम आउट ऑफ इट। So these are the misconceptions which people have actually. Okay, right. So yes, I have the last question with you. That is like, how can parents use the principles of inner child healing to foster a more nurturing environment for their own children? How do you feel like this? एक्चुअली क्या है ना, सबसे पहले इसमें मैं 2 चीजें बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया कि बी दैट चेन ब्रेकर, क्योंकि एक वुंडेड सोल हमेशा किसी को हील नहीं कर सकती। आप वही दोगे ना जो आपके पास है। अगर मेरे पास गुड़ होगा तो मैं किसी को गुड़ ही दूंगी, जैगरी जिसे हम बोलते हैं। अगर मेरे पास मिर्ची है तो मैं मिर्ची ही दूंगी ना, मिर्ची किसी को नहीं चाहिए, राइट? अगर मुझ में इतनी कड़वाहट है तो मैं किसी को मिठास नहीं दे सकती। सो फर्स्ट हील योरसेल्फ। तो आप हील हो तो आप दूसरे को और हेल्प करोगे हील, राइट? आप तभी किसी को प्यार दे सकते हो जब आप में है। योर ओन वेसल इज एम्प्टी, हाउ व्हाट यू गोना पोर? तो सबसे पहले खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग करें। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके बच्चों में ये चीज आपसे ट्रांसफर ना हो। तो देयर आर द 4 थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर चाइल्ड, जिसे हम बोलते हैं 4 स्पिरिचुअल नीड्स। जब ये 4 स्पिरिचुअल नीड्स पूरी नहीं होती तब ट्रॉमास बचपन के बहुत ज्यादा होता है, और एक्चुअली दैट इज द रूट कॉज। तो 4 स्पिरिचुअल नीड्स क्या है? फीलिंग लव्ड, वो जो बच्चा है उससे, पेरेंट्स से, और ये जो स्पिरिचुअल नीड्स है ये पेरेंट्स की फुलफिल कर सकते हैं। मोस्टली पेरेंट्स के थ्रू ही होनी चाहिए, क्योंकि दे आर द मेन, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पेरेंट्स की होती है, राइट? तो बच्चे को फीलिंग लव्ड वाली फीलिंग आनी चाहिए, बच्चे को अपने पेरेंट्स से प्यार मिलना चाहिए। द चाइल्ड शुड फील लव्ड एंड फीलिंग अप्रिशिएटेड आल्सो।
फीलिंग अप्रूव, उसे वैलिडेशन पेरेंट्स से मिलना चाहिए। एंड द लास्ट वन, बच्चे को सेफ और सिक्योर फील होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स घर पे आते स्कूल से बच्चे को लगे आहा मैं कहाँ आगे मैं स्कूल में बढ़ी। तो बच्चे को सेफ और सिक्योर पेरेंट्स के पास होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। तो जब आप इन 4 स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करोगे ना, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए भी, और आपका बच्चा जिसे हम बोलते हैं ना कि हील्ड वर्जन में आएगा, उसमें वो ट्रॉमास नहीं होंगे जो आप कैरी करते हैं। So that is the best thing you can do for your child. Okay. So we are done with the main segment questions. So we are coming to the rapid fire questions. Okay. Yeah. So let's start with the first rapid fire question, and that is, what prompted you to begin inner child healing? My intuition, I'm sorry. You are asking me the random question. Oh, sorry. Sorry. No, I'm not asking the random question. I'm asking for the serial part. Yeah, Okay. yes. I must have mistaken. I'll just take a pause. No issues. I'm repeating the same question. I think that would work. Okay, sure. Yeah. So, I have a first rapid fire question with you. That is, what prompted you to begin inner child healing? My curiosity, my own childhood experiences, and my intuition which guided me. This is the right path. That's great. And what is the biggest change you have ever noticed? The biggest change is like self-acceptance and Which, letting go of the things. okay. And so, which emotion have you released the most? I had a lot of suppressed anger actually. So because of that, I used to, feel very frustrated all the time. So suppressed anger was something which I released a lot. Okay. And the fourth rapid fire will be, what is the hardest part of inner child healing? The first week, very frankly, the first week, because your mind and body is not able to accept it. A lot of resistance will be there. Okay. And so, which childhood memory needed the most healing? Actually, it depends person to person. Like कितने traumas हैं, but if you ask specifically, so sexual abuse जो childhood में रहा है वो, और losing your loved one in the childhood will take longer compared to other traumas. Okay. And what is your ultimate goal with the inner child healing? After learning this, I feel that everyone should aware of it. So bringing awareness, and as I said, I believe that everyone should come to know about it, and every soul deserves to be healed. That is my goal. Yes. That's very well. So, thank you so much, Ms. Priyanka, for sharing your wisdom with us today. And this has done a deeply moving and the informative discussion with you, to be very honest. And and for our viewers, if this topic resonates with you, remember that healing is a journey and it's okay to seek help along with the way. So stay tuned for more episodes of the Naukriya Guftagoo, where we can explore the topics that inspire and the empower. Until next time, take care of yourself and each other. Thank you. Thank you so much.